हेलो क्लास, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला वाला चैप्टर बहुत बढ़िया से रिवाइज कर लिया होगा। अभी तक हमने जितने भी मैथ के चैप्टर समाप्त किए हैं उन सभी लगभग हमने 6 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक 7वां चैप्टर के रूप में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। उससे पूर्व हमने पहले के 3 चैप्टर, बीच में का 1 चैप्टर और फिर लास्ट का 2 चैप्टर हमने समाप्त कर लिया। तो 3 और 2 उधर और 1 3 6। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? 7वां चैप्टर के रूप में हम लोग देखने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिएगा, आज से हम लोग बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, बोर्ड पे सभी किसी को क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए और मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, और ताकि आप लोग क्या हो, हर एक बिंदु जो भी मतलब द्विघात समीकरण के जितने भी बिंदु है सभी बिंदु को हम लोग क्या कर सके, अच्छे से उसको व्याख्या कर सके, अच्छे से उसको समझ सके। तो देखिएगा, सबसे पहले द्विघात समीकरण में आपका बात आता है समीकरण का। क्या चीज़ का? समीकरण यानी इक्वेशन। तो देखिएगा, समीकरण यानी इक्वेशन क्या चीज़ होता है, हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में भी हमने परिभाषा उसको बताया था, उसको समझाया था। हमने ये बताया था कि कोई भी 2 व्यंजक या राशि जिसको क्या करे, जो समानता को व्यक्त करता हो, क्या करता हो, समानता व्यक्त करने वाले कोई भी अगर कथन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी वैसा राशि जो क्या करें, समानता को व्यक्त करें। कहने का मतलब है, अगर इसको लिखिएगा तो लिखिएगा कि वैसा राशियाँ या व्यंजक जो समानता व्यक्त करता हो, कॉमा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, करता हो उसे समीकरण कहा जाता है। देखिएगा, यानी वैसा राशियाँ या व्यंजक जो समानता व्यक्त करता हो, क्या व्यक्त करता हो, समानता व्यक्त करता हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। यानी अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए एक राशि ये है और एक राशि ये है, अगर दोनों के बीच में इक्वलिटी यानी समानता अगर व्यक्त करेगा, यानी बराबर का चिन्ह से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों राशि एक दूसरे के क्या कहलाएगा, ये दोनों राशि समीकरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख लीजिए यहाँ पर उदाहरण में हमने लिखा कि जैसे मान लीजिए हमने 2x प्लस में 4 बराबर में अगर यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, 0 2 3 4 5 कुछ भी अगर लिख देते हैं, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। क्यों समीकरण कहलाएगा? क्योंकि इधर एक अलग व्यंजक है और 0 भी अपने आप में एक व्यंजक है, एक राशि है, तो दोनों के बीच में ये समानता का चिन्ह क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। अगर दोनों की चीज़ में समानता का चिन्ह बता रहा है, दोनों राशियों के बीच में समानता का चिन्ह है, बराबर का मतलब क्या होता है, इक्वल है, समान है। अगर समान है तो इसको पूरा को हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। लेकिन अगर केवल हमने इतना लिख दिया 2x प्लस में 4, तो इसको हम लोग समीकरण नहीं कहेंगे, इसको समीकरण नहीं कहेंगे। इसको यह क्या चीज़ हो सकता है, एक व्यंजक हो सकता है। क्या चीज़ होता है, व्यंजक हो सकता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहा जाता है। व्यंजक हो सकता है या बहुपद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई राशि, अगर कोई 2 राशि के बीच में समानता का चिन्ह नहीं दिखेगा तो हम उस राशि को क्या कहेंगे, समीकरण तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, या तो व्यंजक कहेंगे और नहीं तो क्या कहा जाएगा, बहुपद कहा जाएगा। बात बताइए, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया ना, इतना बात समझ में? तो यदि इतना बात, यानी समीकरण और बहुपद में यानी व्यंजक में थोड़ा सा का अंतर होता है। अगर बराबर के बाद अगर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे समझिएगा, यहाँ यहीं पर ले लीजिए, हमने लिखा 5x प्लस में यहाँ पर 5 और इधर हमने लिख दिया 5, तो ये क्या है, ये आपका समीकरण होगा। क्या चीज़ होगा, समीकरण है। ये क्या है, आपका समीकरण है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं रहेगा
और बराबर के बाद अगर कुछ दूसरा अंक नहीं लिखा है तो भी ये समीकरण ही है। जैसे मेरा मन किया, हमने लिख दिया 7x² प्लस में 4x, और इधर हमने लिख दिया, और हमने लिख दिया यहाँ पर लिख दिया 2x² आप प्लस में 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? अब देखिए दो राशि हो गया, एक इधर हो गया और एक क्या हो गया आपका इधर हो गया, और दोनों के बीच में क्या चीज़ है? दोनों के बीच में आपका समानता का चिन्ह है। क्या है? समानता, समानता का चिन्ह है, यानी इक्वल साइन को हमने दिया है, तभी हम इसको क्या कहेंगे? इसको दोनों को मिलाकर यहाँ से लेके यहाँ तक को हम क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? समीकरण। तो आपको क्या समीकरण समझने में कोई दिक्कत है? हमें नहीं लगता है किसी को दिक्कत होना चाहिए। समीकरण का मतलब होता है, एक ही चीज़ याद रखिएगा कि अगर दो इक्वेशन, मतलब कोई भी दो राशि हो या व्यंजक हो, अगर उसके बाद बीच में, उनके बीच में अगर समानता का चिन्ह लगा हुआ, बराबर का चिन्ह लगा हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। अगर बराबर नहीं लिखा है, बिना बराबर का लिखा हुआ है, तो एक ही बात जानिएगा, या तो वो व्यंजक हो सकता है और नहीं तो बहुपद हो सकता है। हमने बताया था ना, व्यंजक कुछ भी हो सकता है लेकिन बहुपद कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे देखिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, हमने लिख दिया 2x का पावर -2, या हमने लिख लिया 2x का पावर -2 और प्लस में 4 लिख लिया, तो बताइए क्या ये आपका बहुपद है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो चर है, चर जो x है, इसका पावर कितना है? इसका घात क्या है? घात -2 है। और हमने बताया था अगर कोई भी व्यंजक के पद के चर का पावर अगर ऋणात्मक होता है तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। यानी बहुपद होने के लिए आपको क्या समझना है? एक छोटा सा बात याद रखिएगा, यदि कोई भी व्यंजक अगर बहुपद बनना चाहता है तो उसके चर के पावर हमेशा क्या होना चाहिए? एक के होल नंबर, यानी क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या होगा तभी जाके क्या चीज़ होगा? वो तुम्हारा बहुपद कहलाएगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं हुआ तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। मान लीजिए अगर x के पावर, पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं? पूर्ण संख्या आपको पता ही है, 0 से लेकर 1 2 3 4 डॉट जहाँ तक ले कर सकते हो, ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपके पूर्ण संख्या होते हैं। यानी किसी भी बहुपद के, किसी भी व्यंजक के पद के चर का पावर अगर पूर्ण संख्या है, क्या है? पूर्ण संख्या है, तो व्यंजक का बहुपद कहलाएगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो व्यंजक कहलाएगा। अगर कुछ भी है लेकिन इसके बराबर में एक दूसरा व्यंजक है, अगर किसी अन्य व्यंजक के साथ अगर समानता का चिन्ह बता दिया कि ये दोनों क्या है? बराबर है, इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया गया, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? मिलाकर, दोनों मिलाकर क्या कहलाएंगे? ये समीकरण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समीकरण। तो उसीलिए लिखा है वैसा राशि या व्यंजक जो समानता व्यक्त करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब समीकरण तो हमने समझ गए, तो समीकरण आप क्या कीजिए? जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए, मुझे लगता है कि आपने क्या कर लिया होगा? नोट डाउन कर लिया होगा। आइए इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या चीज़ होता है? द्विघात समीकरण क्या चीज़ होता है? द्विघात समीकरण क्या चीज़ होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा, हमने पहले क्या चीज़ समझा? समीकरण। तो हमने समीकरण समझ लिया, अब हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण समझेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना यही होगा कि द्विघात का मतलब क्या चीज़ होता है, बताइएगा। द्विघात का मतलब क्या होता है? द्विघात का मतलब होता है द्वि अब प्लस घात। अगर इसको संधि विच्छेद करके देखिएगा तो हर चीज़ का, हर शब्द का अपना क्या चीज़ होता है? मतलब होता है, उसका मीनिंग होता है। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से कि यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण का मतलब तो हमने समझ लिया। अब देखिएगा यहाँ पर द्विघात, जब इसको आप तोड़िएगा तो इसमें दो शब्द मिलेगा। कितने शब्द मिलेंगे? दो शब्द। एक मिलेगा आपका द्वि, अब प्लस में घात। द्वि का मतलब होता है दो, और घात तो आपको पता ही है। घात क्या चीज़ होता है? किसी भी पद, किसी भी व्यंजक के पद के चर का जो नंबर होता है ना, चर का जो नंबर होता है वही उसका क्या कहलाता है? घात कहलाता है। उसके जो पावर जो होते हैं ना, वही क्या चीज़ कहलाते हैं? ये तुम्हारे घात कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि द्विघात का मतलब दो घात वाला अगर कोई भी समीकरण है, क्या चीज़ हुआ? दो घात वाला अगर कोई भी समीकरण है तो तुम्हारा क्या कहलाएगा? वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। तो इससे हमको क्या डेफिनेशन बनेगा कि वैसा समीकरण
समीकरण जिसके चरों, जिसके पदों के चर, जिसके पदों के चरों का अधिकतम घात 2 हो। कितना हो? 2 हो, कॉमा उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमा उसे द्विघात समीकरण क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिएगा, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि द्विघात समीकरण क्या चीज होता है। तो वैसा समीकरण जिसके पदों के चरों का, कोई भी अगर चर हो सकता है, जिसके पदों के चरों का अधिकतम घात, क्या चीज? अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। अधिकतम घात 2 हो, कॉमा उसी को हम लोग क्या करते हैं? द्विघात समीकरण करते हैं। ऐसे तो हमारे लिए समीकरण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सभी समीकरण को हम द्विघात नहीं कहेंगे। और हमने पहले वाले चैप्टर में हमने देख लिया था कि द्विघात समीकरण मतलब हमने घात कैसे निकालते हैं, ये बारे में हमने सीख लिया था। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी आपने क्या किया होगा? सीखा होगा कि बहुपद का घात कैसे निकालते हैं, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज़ होता है, हमने देख लिया था। तो इसी तरह मान लीजिएगा कि आप जैसे एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि मैंने मान लीजिए कि हमने लिखा x² माइनस का 5x प्लस का 4, यहाँ पर 0, x² माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर में 0। तो अब यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि बताइए यहाँ पर जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है? एक समीकरण है। इस समीकरण में जो पद है, ये सब क्या है? पद है। इन पदों में चर, ये सब क्या है? चर है। इस चर में सबसे बड़ा पावर वाला कौन है? यहाँ पर देखिएगा तो 2 है, यहाँ पर देखिएगा तो 1 है, यहाँ पर देखिएगा तो कुछ नहीं है, तो यानी 0 है। क्या है? 0 है। तो इसमें यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो 2, 1, 0 में अधिकतम घात कितना होगा? 2। यानी इसका समीकरण का घात कितना है? तो घात जो हो जाएगा 2, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। इसलिए क्या कहलाएगा? ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। बताइए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो चलिए इसको लिख लीजिए जो नहीं लिखा है। आइए हम लोग देखते हैं कि अब इसका मानक रूप देखते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या चीज़ होता है। यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप पर ध्यान देखते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी हम बात करेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए समझते हैं कि द्विघात बहुपद का, बंद करो ना उसको, उधर से लाइट आ रहा होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या चीज़ होता है? जैसे हर किसी का क्या चीज़ होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक सामान्य रूप होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। ये आपका क्या चीज़ हो जाएगा? द्विघात बहुपद का, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या चीज़ होगा? द्विघात समीकरण का मानक रूप ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पर समझिएगा कि जहाँ देखिएगा a b और c, ये क्या है आपका? a b c एक आपका क्या चीज़ है? अचर है। क्या चीज़ है? a b c क्या है? अचर है। क्या चीज़ है? अचर राशि है। अचर राशि है। क्या चीज़ है? ए बी सी अचर राशि है। ठीक है, अचर राशि है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है x, तथा यहाँ पर समझिएगा, तथा x क्या होगा? x आपका चर राशि है। क्या है? चर राशि क्या है? x क्या है? आपका चर राशि है। और हमने पहले भी आपको बता दिया है कि चर क्या चीज़ होता है और अचर क्या चीज़ होता है। ठीक है, ये तुम्हारे क्या चीज़ हो जाएगा? ये जो हो जाएंगे ये तुम्हारे अचर राशि, और ये तुम्हारे क्या हो जाएगा? चर राशि है।
और हमने पहले वाले क्लास में या इससे पहले जितने भी वीडियो बनाए होंगे उसमें आपको बताया गया होगा कि चर क्या चीज़ होता है और अचर क्या चीज़ होता है। हमने बताया था कि चर का मतलब होता है वैसी राशि जिसका मान क्या हो, परिवर्तन हो, परिवर्तित होते रहे या बदलता रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। अचर जो जिसका मान क्या है, नहीं बदले, अचर हमने बताया था अगर तोड़िएगा अ प्लस चर हो जाएगा। अ का मतलब जैसे असत्य होता है, अ प्लस सत्य, यानी जो सत्य नहीं हो वो असत्य होता है। उसी तरह अ प्लस चर जो नहीं बदले, चर का मतलब होता है जो नहीं बदले, वो तुम्हारे क्या चीज़ होगा, वो अचर हो जाए। अचर का मतलब क्या चीज़ होगा, अचर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर सोचिएगा, यहाँ पर क्या लिखे, एक चर का मतलब पहले हम समझे, चर का मतलब चलना, अगर ऐसे समझते हैं मतलब याद रखने के लिए, चर का मतलब चलना, चलना का मतलब होता है चलेगा तो बदलेगा, क्या करेगा, बदलेगा, बदलेगा, चलेगा तो क्या होगा, बदलेगा। यानी इसी का मतलब होता है, चर का मतलब होता है वैसी राशि, वैसी राशि, राशि जिसका मान क्या हो, जिसका मान क्या करे, बदले, बदले, उसी को क्या कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब देखिएगा उसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ अचर, तो देखिएगा अब प्लस में क्या हो जाएगा, चर। अ का मतलब क्या होता है, नहीं, अ का मतलब होता है नहीं, चर। अभी हमने समझाया कि चर का मतलब क्या होता है, अ का मतलब नहीं यानी बदले, यानी जो नहीं बदले, यानी वैसी राशि जिसका मान नहीं बदले उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग अचर कहेंगे। तो बताइए चर और अचर में समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये आपका मानक रूप है। अगर कोई भी एक की जगह पर क्या होता है, अचर का मतलब हुआ जितने भी आपकी गिनती की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कोई भी अगर संख्या है तो अगर यहाँ पर लिख दिया जाए ए के जगह पर कोई संख्या, ए बी सी के जगह पर कोई संख्या लिखा जाएगा, और ये तुम्हारा क्या चर है, तो चर है तो इसके जगह पर एक्स लिखा जा सकता है। यहाँ पर एक्स चर लिया तो एक्स रहेगा, वाई रहेंगे तो वाई, पी रहेगा तो पी, जो मन करेगा वो लिख सकते हैं। और उससे जो आपका समीकरण बन के तैयार होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे देखिएगा ठीक इसी अगर हम तुलना करते हैं, क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग तुलना करते हैं तो क्या चीज़ होगा, देखिएगा अगर हम इसका तुलना करते हैं तो हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, समझिएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने क्या कर दिया, एक हमने लिया यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखवाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस माइनस का 5x और प्लस का 4, क्या लिखा गया था। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर और आपका कितना चीज़ लिखाया गया था, 5x प्लस का 4 बराबर में 0। चलो यहाँ पर 4 भी रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि हमने 4 रख लिया तो 5 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 पर भी आ जाएगा। 4 और 1 5, गुणनखंड तोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा, 4 और 1 5 पर, 1 4 पर हम इसको तोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर समझिएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4 बराबर में 0। तो अगर देखिएगा इस वाले से अगर तुलना करते हैं इसको, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, अगर इसको लिखिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4 बराबर में 0। तो देखिएगा ए एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या चीज़, बी एक्स और प्लस का सी बराबर में 0। तो अगर इसको थोड़ा सा और इसको तोड़िएगा तो 1x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा तो माइनस का 5x लिख सकते हैं और प्लस का 4 बराबर 0 हो सकता है। तो बताइए क्या ये वाला जो समीकरण पहले लिखा था, ये वाला, क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में जो इसके रूप में है कि नहीं है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, इसको सामान्य रूप कहते हैं, मानक रूप कहा जाता है। तो क्या ये मानक रूप के इसी के तरह ये है कि नहीं, अगर है तो हम इसको क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे कि नहीं कहेंगे, द्विघात समीकरण। क्या है, कौन सा समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो क्या आप किसी भी समीकरण को देखकर क्या आप नहीं पहचान लीजिएगा कि द्विघात समीकरण कौन है, या इसमें देखिएगा तो इसके चर, ये जो समीकरण है इस समीकरण का अधिकतम पावर कितना है, 2 है, इसलिए भी क्या चाहिए, द्विघात समीकरण। क्या ये वाला इसके रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी गायब भी हो सकता है, जैसे यही पूरा गायब हो जाएगा, इसको खत्म कर देगा, तभी भी द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, तभी भी द्विघात समीकरण। जैसे समझिएगा यहाँ पे मान लीजिए कि हमने लिख दिया यहाँ पे कि, यहाँ पे समझिएगा अगर मान लिया जाए, अगर लिख दिया गया यहाँ पे, अगर हमने लिख दिया कि, अगर केवल हमने लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर में 0, तो बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है,
क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना? क्यों? हमको ये bx वाला है या नहीं इससे मतलब नहीं है, इसको हम तो समीकरण कहेंगे। ये समीकरण है तो इस समीकरण में जो समीकरण है इसका सबसे अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात अभी भी कितना है? 2 है। तो क्या द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं हुआ ना? तो देखिएगा यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है, यहाँ पर भी ये द्विघात समीकरण है। अगर मान लिया जाए कि अगर आप बताइएगा कि अगर हमने लिख दिया यहाँ पर x² और बराबर में 4, क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना? ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? क्या केवल हमने लिख दिया ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है कि नहीं है? तो इसीलिए कहा जाता है द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के। कितने प्रकार का हो जाएगा? तो 2 प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन? एक को बोला जाता है शुद्ध, क्या बोला जाता है? एक को बोला जाता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरे को क्या बोला जाता है? अशुद्ध यानी मिश्र। क्या बोला जाएगा? मिश्र द्विघात समीकरण। यानी आप देखिएगा तो यहाँ तक ले आपने लिख लिया होगा। अब इसके बाद वो तो समझा रहे थे और उसके बाद यहाँ पर समझिएगा, यानी द्विघात समीकरण के प्रकार क्या चीज होते हैं? द्विघात समीकरण के प्रकार। तो देखिएगा द्विघात समीकरण के प्रकार में कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो द्विघात समीकरण, इसको लिखते चलिएगा, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के। पहला कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा शुद्ध, क्या चीज होगा? शुद्ध द्विघात समीकरण। एक होगा मिश्र या मिश्रित द्विघात समीकरण। देखिएगा तो यानी आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा यानी हमने क्या बताया, यानी आपने लिख लिया दोनों को, यानी हमने कहा द्विघात समीकरण के प्रकार तो कितना होता है? एक आपका शुद्ध होगा, शुद्ध द्विघात समीकरण होगा, एक दूसरा क्या चीज़ होगा? मिश्रित द्विघात समीकरण। तो देखिएगा शुद्ध कहने का मतलब है, इसके बारे में क्या लिखिएगा बताइए? इसके बारे में आप क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि वैसा द्विघात समीकरण जिसमें केवल द्विघात वाला पद हो कॉमा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉमा उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। बताइएगा क्या समझे? यानी हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि वैसा द्विघात समीकरण जिसमें केवल द्विघात वाला पद हो और कोई नहीं हो, केवल द्विघात वाला पद हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। तो क्या इसका उल्टा मिश्रित के बारे में अपने से नहीं लिख लीजिएगा? लिखिएगा कि वैसा द्विघात समीकरण जिसमें द्विघात वाला पद के साथ साथ कोई अन्य पद भी मौजूद हो या कोई अन्य पद भी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित का मतलब मिला देना। मिश्रित का मतलब मिला देना, यानी मिला दोगे तो उसको कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर हम यहाँ पर लिख दें x² बराबर में 0, इसमें बताइएगा कै गो पद है? 2 पद है। एक ही पद है, वो भी कौन वाला पद है? द्विघात वाला है ना। तो ये कहेंगे ये क्या है? शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। लेकिन इसमें कोई और मिला दे, जैसे ये बताइएगा, ये आपका द्विघात समीकरण है ना, ये आपका द्विघात समीकरण है, लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या ये द्विघात समीकरण में केवल एक ही पद है कि इसके अलावा ये 2 घात वाला है, 1 घात वाला है, 0 घात वाला है? ये सब मिलाकर बन रहा है ना। तो यदि ये सब मिलाकर बन रहा है तो बताइएगा ये क्या होगा? शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? अशुद्ध का मतलब मिलावट का मतलब हुआ मिश्रित। इसको क्या बोलेंगे? मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। बताइए इस दोनों का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया? और इसका खुद से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि वैसा द्विघात समीकरण जिसमें 2 घात वाले पद के साथ अन्य घात वाले पद भी मौजूद हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? या इसको अपने भाषा में लिख, वैसे द्विघात समीकरण जिसमें 2 घात वाला और 1 घात वाला पद भी, या सीधे 1 घात हटे सीधे अन्य पद भी मौजूद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। बताइए इतना बात लिख लीजिएगा ना। चलिए इसको लिखिए। आइए हम लोग समझते हैं कि अभी तक हमने
द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण को समझा कि द्विघात समीकरण क्या चीज़ होता है। उसके बाद हमने समझने के बाद हमने देखा कि द्विघात समीकरण क्या चीज़ होता है, समीकरण क्या चीज़ होता है, द्विघात समीकरण क्या चीज़ होता है, चर क्या चीज़ होता है, अचर क्या चीज़ होता है, हमने एग्जाम्पल देख लिया। फिर इसके बाद देखा कि द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने समझ लिया। फिर हमने ये भी समझ लिया कि द्विघात समीकरण होते कितने प्रकार के हैं, तो हमने देखा कि 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध होता है, एक मिश्रित होता है। और अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण अब जो होता है, अब इसको कैसे इसका मान निकालेंगे, कैसे इसको हल करेंगे। तो यानी अब आप लोग हेडिंग डालिएगा द्विघात समीकरण हल करने का विधि। द्विघात समीकरण हल करने का विधि। आए देखो बोर्ड पे, द्विघात समीकरण हल करने का विधि क्या चीज़ होता है इसके बारे में समझते हैं। यानी द्विघात समीकरण अगर आपको दिया जाएगा तो उसको आप कैसे हल कीजिएगा, उसका कैसे मान निकालिएगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हल करने का जो विधि होता है, आपके 3 विधि होते हैं। कितने विधि पढ़ने हैं, तो देखिएगा द्विघात समीकरण हल करने का हमारे पास 3 विधि होता है और तीनों विधि के बारे में एक एक करके हम लोग क्या करेंगे समझते हैं। तो देखिएगा पहला जो आपका है गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरा जो है जिसको बोला जाता है सूत्र विधि या इसी को बोला जाता है या श्रीधरचार्या विधि। 3 नंबर में आता है पूर्ण वर्ग विधि। कौन सा विधि, पूर्ण वर्ग विधि। यानी यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आपके पास कितने विधि हो जाएंगे, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि या श्रीधरचार्या विधि, पूर्ण वर्ग विधि। यानी हमने अभी तक ले जो द्विघात समीकरण पढ़ा, अब उसको हल करने का विधि हम समझेंगे कि उसको हल कैसे करते हैं। तो ये 3 तरीका है द्विघात समीकरण को हल करने का। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा सूत्र विधि या जिसको नाम कहा जाता है श्रीधरचार्या विधि। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सूत्र को देने वाले जो मतलब गणितज्ञ हैं वो श्रीधरचार्य हैं, और ये श्रीधरचार्य मतलब भारतीय हैं। क्या चीज़ है, एक भारतीय हैं जिन्होंने क्या किया जाता, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का विधि दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा पूर्ण वर्ग विधि। अब इस पर भी हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले इसको आप लोग लिखिए, नोट डाउन करिए। तीनों को लिख लिए आप लोग, जल्दी से लिखिए। चलिए आइएगा, हमने द्विघात समीकरण हल करने का विधि में हमने 3 विधि को देखा था। गुणनखंड विधि, हमने सूत्र विधि या श्रीधरचार्या नियम या जिसको विधि भी कहा जा सकता है, और उसके बाद हमने देखा था पूर्ण वर्ग विधि। तीन तरह से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। आइए पहला विधि पर हम लोग विचार करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि गुणनखंड विधि कैसे निकालेंगे। देखिएगा गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करने के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आए, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इसको आप नहीं समझिएगा तो आप ही के घर में आपके छोटा भाई बहन होगा ना, वो आएगा कहेगा दीदी भैया बता दीजिए। आप जैसे नहीं बताओगे जाके कह देगा घर में मम्मी से या किसी भी चीज़ से, उसके बाद कस के कूटा जाओगे, कहे का पढ़ रहा है 10वां में चल गया अभी तक ले ये नहीं आ रहा है। इसीलिए अपना इज्जत बचाने के लिए भी पढ़ लो, और मैट्रिक में पूछेगा तभी बना देना। चलिए देखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए कि आपको एक द्विघात समीकरण दे रहे हैं। मान लीजिए x² माइनस का 3x और तुम्हारा कितना -10 बराबर में 0। तो देखिएगा ये आपका क्या है, एक क्वेश्चन है आपके पास कि x² माइनस में 3x माइनस का 10 बराबर में 0। इसको हमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करके x का हमको मान निकालना है। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे समझेंगे, बनाएंगे। इसको बनाना तो आसान है, लेकिन बनाने से पूर्व कुछ जो कंसेप्ट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले इसका नाम है गुणनखंड। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड किसका करेंगे, तो जिसमें ये जो क्या चीज़ होता है, ये वाला जो टर्म होगा, जो c होगा, जैसे हम इसको तुलना करेंगे तो क्या चीज़ से हो जाएगा, देखिएगा ax²
प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। ये जो सी वाला जो नंबर आता है उसी सी का हम गुणनखंड करते हैं। लेकिन एक चीज़ और बात याद रखिएगा, इस सी का गुणनखंड केवल नहीं करते हैं, साथ ही साथ ये अगर एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा, बात को ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उसका गुना पहले हम सी से करेंगे, यानी ए गुना सी जितना आएगा, यानी ए सी, ए सी का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, ए सी का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। पहला नियम, पहला स्टेप में आपको ध्यान में रखना है, क्या रखना है कि हम गुणनखंड उसका करेंगे जो यहाँ पर देखिए किसका किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो और जो सी रहेगा वो, पहले दोनों को गुना कर लेंगे। अब गुना करके जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। इतना बात समझिए। तो देखिएगा इस वाले में अगर समझने का प्रयास करते हैं, क्या करते हैं, अगर यहाँ पर आप समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर आप समझने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है, क्या है 1 है, यानी ए का मतलब यहाँ पर हो गया 1। यहाँ पर देखिएगा सी आपका कितना है, 10 है, तो 10 है और 1 है, तो इसी तरह यहाँ पर रखिएगा 1 गुना 10 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी हम किसका गुणनखंड निकालेंगे, 10 का। 10 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी 10 का गुणनखंड निकल गया 2 × 5। फिर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर देखिएगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो ये 10 आया हम इसको इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा पहला स्टेप में हमको क्या करना है, पहला स्टेप में एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी से गुना करके गुणनखंड के रूप में लिख लेना। दूसरा स्टेप में हमको क्या करना है कि जो गुणनखंड हमको प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 खंडों में तोड़ेंगे। कितने खंडों में, 2 खंडों में, 2 खंडों में तोड़ेंगे। और 2 खंडों में इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उसको जोड़ घटाव करने पर क्या चीज़ आ जाए, यहाँ पर 3 आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखिएगा एक बात आपको पहले भी हम बताए थे, अगर क्या रहता है, अगर सब माइनस रहे, क्या रहे, अगर क्या रहे, यानी अगर द्विघात समीकरण में, बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर द्विघात समीकरण में समान साइन रहे, यानी प्लस रहे तो यहाँ पर भी प्लस, अगर माइनस रहे तो यहाँ पर भी माइनस, यानी पूरा प्लस में रहे पूरा माइनस में रहे, तब उस केस में हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं, बीच में क्या करेंगे, जोड़ का साइन देंगे, चाहे वो माइनस रहे चाहे वो प्लस रहे। अब उसके आगे वाला साइन क्या है, माइनस है, तो अगर हम इसको आगे वाला रखते हैं तो ये हमारा क्या चीज़ होगा, माइनस होगा। अब सोचिए पहले क्या समझेंगे कि अगर यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, चाहे यहाँ पर भी प्लस रहता यहाँ पर भी प्लस रहता, तो हम बीच में क्या देते हैं, प्लस आएगा, और उसके आगे जो साइन रहेगा ना यहाँ के आगे का, वही साइन हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको कैसे करें। लाइट जंगला खोलो, इधर से खोलो, आ रहा है देखो, लाइट आ रहा है ना। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर समझिएगा कि अब यहाँ पर आए, यहाँ पर समझो है बोर्ड पे तो प्लस कब लिखेंगे, माइनस कब लिखेंगे, बात समझ में आया। प्लस तब लिखेंगे 2 केस में, यानी द्विघात समीकरण के बीच में दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो, तो हर हाल में बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखिएगा अब यहाँ पर क्या है, माइनस, तब सोचिए खुद आपने दिमाग लगाइए कि ये लाना क्या चीज़ में है, माइनस में। किस में लाना है, माइनस में। इसका मतलब है कि यहाँ वाला संख्या बड़ा होगा तभी ना प्लस माइनस, माइनस जो बड़ी संख्या होता है उसका साइन रह गया, तो यहाँ पर जो माइनस है तो यानी यहाँ पर हम बड़ा वाला संख्या दुइये गो है, तो लिखने की संभावना क्या क्या हो सकती थी कि देखिए हम 2 भी लिख सकते थे और 5 भी लिख सकते थे, 2 भी बंद करो, 2 भी लिख सकते थे और 5 भी लिख सकते थे, और तो लिखिएगा, लेकिन 2 और 5 लिखें तो लिख देते, तो लिखिएगा तो क्या चीज़ हो जाता, 2x माइनस का और यहाँ पर 5x हो जाता। क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख सकते थे ना, लेकिन इसको घटाइएगा क्या प्राप्त होगा, प्लस माइनस, यहाँ पर ध्यान पे देखो क्या क्या प्राप्त होगा, प्लस का 3, लेकिन हमको क्या चाहिए, तो यानी क्या करना पड़ेगा, ये वाला तो नहीं लगेगा, यानी इसको उलट कर रखते हैं, यानी 5 और यहाँ पर 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा अब, यहाँ पर देखिएगा 5x और प्लस का 2x। अब देखिएगा अब कितना आएगा, मेरा काम बन गया,
तो इसको हम किस तरह से तोड़ेंगे, इस बात को आपको समझ में आ गया ना। कैसे तोड़ेंगे कि इसको तोड़ा इस तरह से जाएगा कि अगर यदि हमको तोड़ना है, ठीक है, तोड़ना तो है, लेकिन कैसे तोड़ेंगे कि आपका देखिएगा साइन का कब परिवर्तन होगा, अरे बात नहीं करो, देखिएगा साइन का परिवर्तन के लिए हम बोले कि साइन तभी परिवर्तित होगा जब दोनों का क्या चीज़ होगा, यहाँ पर देखिए माइनस रहे चाहे प्लस रहे, कोई बीच में प्लस होगा। अगर यदि यहाँ पर माइनस रहे यहाँ पर प्लस रहे, चाहे यहाँ पर प्लस रहे यहाँ पर माइनस रहे, बीच में हर हाल में माइनस आएगा। क्या आएगा? बीच में हर हाल में माइनस आएगा। दो को काम है, उसको समझिए। पहला आपको क्या करना है कि अगर दोनों माइनस है तो बीच में क्या आएगा? प्लस। दोनों प्लस है तो बीच में क्या आएगा? प्लस। अगर एगो माइनस है एगो प्लस है तो बीच में क्या आएगा? माइनस। चाहे इधर माइनस रहे चाहे उधर माइनस है, चाहे इधर प्लस रहे चाहे इधर माइनस रहे, बात क्या रहेगा? अगर तुम्हारा क्या चीज रहेगा तो यहाँ पर माइनस रहेगा। हमने इसको तोड़ा था तो कितना आया था बताइएगा? तो हम यहाँ पर 5x और क्या चीज में जाएगा? माइनस का 5x और प्लस का क्या चीज 2x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कितना लिखेंगे? यहाँ पर देखिएगा 5x और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? प्लस का क्या लिखा जाएगा? प्लस का 2x। और देखिएगा फिर उसके बाद क्या चीज़ लिखा जाएगा? फिर माइनस का 10 और बराबर में 0। बताइए, इतना हम तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद आप समझिएगा, अब देखिए यहाँ से एगो और यहाँ से एगो, इस दोनों में क्या कॉमन है? क्या विनिष्ट है? यहाँ पर भी 2 x है, यहाँ पर एगो x है, तो एगो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर एगो बचेगा, माइनस रहेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। देखिएगा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर x है और यहाँ पर कुछ नहीं है। x तो कॉमन नहीं है। अब संख्या में देखते हैं, अब 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 10 है, तो क्या तुम 10 को 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हो? तो क्या 10 के अंदर में 2 है कि नहीं है? और यहाँ पर प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? x। आई 10 को क्या करो, यहाँ पर देखो तोड़े हो ना, तो 2 गुना 5 आया तो 2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? क्या निकलेगा? 5। अब माइनस का 5 बराबर में कितना? 0। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये और इसमें ये कॉमन है कि नहीं है? अगर ये दोनों कॉमन है तो इसमें से क्या चीज़ हो जाएगा? यहाँ पर कॉमन ले लेंगे x माइनस 5 और उसके बाद ध्यान से देखिएगा तो क्या बच जाएगा? इसको ढकिएगा, इसको कॉमन लिए थे ढक लीजिए, क्या बच गया? x बचा। क्या बचा? x बचा। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा? केवल x बचा। और इधर से अगर कॉमन इसको ढकिएगा तो क्या बचेगा? 2 प्लस का 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा? प्लस का 2, यहाँ पर 0। अब देखिए आपके पास इतना कुछ हो गया। अब समझिएगा यहाँ पे हमको तो निकालना है इसका मान। तो देखिएगा अब हमारे पास दोनों क्या चीज़ में आ गया? गुना में आ गया। गुणनखंड का मतलब गुना में ला दिए। तो अब बताइएगा, अब इधर गुना में तो इधर जाके तो एक बार ये भाग होगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, एक बार ये भाग होगा तो ये 0 के बराबर होगा। तो आपके पास कितने स्थिति बनते हैं? कितने? 2 स्थिति बनेंगे। यानी आपके पास 2 स्थिति बनेंगे। एक बार x माइनस 5 बराबर 0 होगा और दूसरा में क्या चीज़ होगा? x प्लस 2 बराबर में। पहले बताइए इस बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? देखो अगर तुम मन किया, अगर तुमने इसको भाग कर दिया, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में होगा। जैसे भाग में आएगा तो 0 से किसी भी चीज़ में भाग देने पर, किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? यानी x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? फिर अब देखो तुमने इसको भाग दिया था, अब इसको भाग दोगे तो ये जाएगा भाग होने, तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना बचेगा? x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिएगा इधर माइनस में है तो उधर जाके, इधर प्लस में तो उधर जाके, तो अब बताइएगा कि अब देखिएगा आपके पास प्राप्त हो गया। अतः x का मान कितना होगा? एगो 5 होगा, एगो माइनस का 2 होगा और यही आपका मान होगा। और हमने बताया था कि जितना घात होता है x का उतना मान होता है। कै गो घात है? 2 गो। अधिकतम घात कितना है? इसलिए मान भी कितना आएगा? 2 गो। अगर त्रिघात रहता है तो x का मान कितना? 3। चतुर्घात रहता है तो x का मान 4। पहले बात बताइए, इस बात को किसको किसको नहीं समझ में आया? जल्दी बताओ बताओ। आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया है, उसको बनाइए। देखिएगा हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा हमने नियम क्या बताया था। सबसे पहले ये देखिए गुणनखंड विधि है, तो हमको गुणनखंड तो निकालना तय है।
इसको गुणनखंड के रूप में, देखिए ये जोड़ घटाव के रूप में रहेगा ना, तो हर हाल में आपको गुणनखंड के रूप में लाना पड़ेगा। गुणनखंड का मतलब गुना के रूप में लाइए। अब इन क्या है, जोड़ घटाव के रूप में है। अब इसको तुम क्या करना, किसके रूप में लाना पड़ेगा, तो गुना के रूप में लाना पड़ेगा। तो देखिएगा, तो इसके लिए हमने सबसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है और यहाँ पर सी क्या है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, सी क्या है, ये दोनों का गुना करेंगे, यानी 5 गुना 2 कितना हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, 10 का गुणनखंड, तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 10 बराबर 2 गुना 5। देखिएगा, अब हमको क्या दोनों जगह माइनस है, अगर दोनों जगह माइनस है तो 2 खंड में इसको बताए थे कि तोड़ते हैं, कितने खंड में, 2 खंड में, तो बीच में क्या होगा, प्लस। क्लियर है। और इसके आगे क्या चीज़ रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है। अब देखिएगा जो आगे रहेगा ना, यहाँ पे वही साइन यहाँ पर लिख दिए हैं, तो यहाँ पर अब बीच में क्या रहेगा, प्लस। 2 स्थिति में प्लस होगा, कब कब, जब दोनों जगह माइनस रहेगा तब भी प्लस होगा, और जब दोनों जगह प्लस रहेगा तब भी बीच में प्लस रहेगा। अगर एक जगह माइनस एक जगह प्लस है तब आपका क्या चीज़ होगा, माइनस ही होगा, चाहे वो पहले माइनस रहे, चाहे बाद में माइनस रहे, चाहे पहले प्लस रहे, चाहे बाद में प्लस रहे। बताइए, इतना बात समझ में आ गया। तो देखिएगा, अब हमको क्या काम है, इसको तोड़ कर इसको रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। हमको कितना लाना है, 3, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा वाला रखेंगे तभी आ पाएगा। तो चलिए, इसमें से 2 और 2 ये को है, 2 और 5 है, तो बड़ा में कौन है, 5, छोटा में कौन हो जाएगा, 2। और इसके साथ क्या रख लेना है, एक्स क्या करना है, एक्स को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5x² माइनस, यहाँ पर जोड़ेंगे 5x, अब बीच में क्या बोले थे अभी कि प्लस होगा, प्लस आपका कितना चीज़ होगा बताइए, 2x हो जाएगा। अब उसके बाद क्या चीज़ होगा, माइनस का 2 बराबर में 0। बताइए, इतना हम लिख लिए। अब हम देखेंगे कि इस वाले में क्या कॉमन है, तो इसमें यहाँ 5 है, 5 है, x है, x है, तो क्या कॉमन निकलेगा, 5x। बच क्या जाएगा यहाँ पर x, और यहाँ पर तो पूरा निकल गया, तो क्या बचेगा, माइनस का 1। फिर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 2 है, 2 है, तो 2 अब प्लस का 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, x माइनस में 1, और बराबर में कितना चीज़ आ जाएगा बताइए, बराबर में 0 आ जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब देखिएगा ध्यान से, तो आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर देखिए x माइनस 1 और यहाँ पर भी x माइनस 1। अब इसको हम निकाल देंगे, सोचिए इसको निकाल देते हैं, ढक देते हैं, इसको ढक लेते हैं, तो बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो यानी यहाँ पर देखिएगा x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो इसके अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, इसको निकाल देंगे तो केवल 5 बचेगा, यहाँ पर इसको निकाल देंगे तो प्लस का क्या बचेगा, 2 बचेगा, और बराबर में कितना, 0। और बताए थे इसके बाद क्या कहानी होता है, हमारे पास 2 इक्वेशन, मतलब 2 को कंडीशन आएगा। एक बार इसको भागा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, और जब इसको भागा करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो बताइए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर में 0, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 5x प्लस में 2 बराबर में 0। अब यहाँ पर ये माइनस है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर माइनस प्लस में है तो उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x के साथ 5 गुना में है, तो ये आपका इतना चीज़ होगा। तो बताइएगा x का मान कितना हो जाएगा, 1 और माइनस का 2/5। बताइए, किसी को अगर दिक्कत हो तो कहिए, किसको किसको नहीं समझ में आया, सबको आ गया ना। चलिए इसको उतारिए। चलो देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो हम बोले थे कि अगर कोई भी x² का जो गुणांक होगा और जो c होगा, तो x² का गुणांक कितना है, 2, यहाँ पर कितना, c कितना है, 6, तो 2 गुना 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12। 12 का गुणनखंड निकालिएगा तो कितना होगा, 6, फिर कीजिएगा तो इतना चाहिए, यानी 2 गुना 2 गुना 3, और हम बोले थे इसको कितने खंडों में तोड़ना पड़ेगा, 2 खंडों में। अब देखिए दोनों जगह माइनस है तो बीच में क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। तो यानी कि कैसे कीजिएगा कि यहाँ पर देखिए, तो संभावनाएं क्या है, बोर्ड पर देखिएगा, एक बार 2 और ऐसे भी ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस रहेगा इधर प्लस रहेगा, और इसका कितना हो जाएगा, 6। तो इसको घटाइएगा तो कितना चीज़ आएगा बताइए, इसको प्लस माइनस, तो माइनस से प्लस का पे कितना चीज़ आ जाएगा, तो 4। तो ये वाला होने वाला नहीं है, फिर हमको इससे भी नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपने 2 गुना 2 रख लिया,
इधर प्लस इधर माइनस का 3 लिखा, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर इतना चीज़ होगा। अरे बोलने लगती है, नहीं समझाओ ना। जब देखते यहाँ पर 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा ना, तो यानी इसमें से अगर कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो हम लिख सकते हैं 2x² माइनस का 4x², 4x प्लस का 3x माइनस का 6 बराबर में, इसमें से कॉमन निकल जाएगा 2x, तो कितना बचेगा x माइनस का 2, यहाँ से प्लस यहाँ से 3 कॉमन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस का 2 बराबर में 0। अब देखिएगा, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये कॉमन निकलेगा, x माइनस 2 और यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस 3 बराबर में 0। अब यहाँ पर 2 केस बनेगा, x माइनस 2 बराबर में 0 वाला, और एक बार 2x माइनस में प्लस में 3 बराबर में 0। तो यहाँ पर x बराबर में ये माइनस में, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर 2x हो जाएगा, ये जाकर माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ गुना में तो इधर आके भागा में हो जाएगा। अतः आपका मान कितना हो गया, x बराबर 2 और माइनस 3/2। बताइए इतना आया सबका? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आइए एक और क्वेश्चन है बोर्ड पर, उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा बोर्ड पे, देखिएगा यहाँ पर क्या चीज़ है, ये तुम्हारा 2x² माइनस में 5x और माइनस का 12 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, हम बताए थे कि x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे 2 है, c कितना है 12 है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी यहाँ का जो भी रहेगा इससे गुना होगा। तो यानी इसको गुना कीजिएगा तो देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 2 कीजिएगा तो 24, यानी 24 का हम क्या निकालेंगे गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा 12, 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से कीजिएगा तो 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 खंडों में तोड़ेंगे। कितने खंडों में, 2 खंडों में, और किसी भी तरह से तोड़ें, लेकिन इतना तो क्लियर है कि बीच में क्या होगा, और इसके पहले क्या होगा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह माइनस है तो बीच में प्लस, दोनों जगह प्लस रहता है तो बीच में प्लस, दोनों केस में क्या होगा प्लस, और आगे जो साइन रहेगा वो लिखाएगा। अब सोचिए इसको किस तरह लिखे, इसको तोड़ कर लिखे कि इसको प्लस माइनस करने पर माइनस का 5 आ जाए। तो देखिएगा अगर पहले 2 लिखते हैं, इधर बाकी को लिखते हैं तो 2 दूना 4 चाहती हैं 12, 12 में से 2 जाएगा तो काम नहीं बनने वाला है। अगर इधर पहले इसको दोनों को लिखते हैं 2 दूना 4, इधर 6 लिखते हैं तो 4 में से 6 जाएगा तो अभी काम नहीं बनेगा। अगर इधर करते हैं 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 में से अगर 3 घटाते हैं तो अभी भी 8 में 3 जाएगा तो क्या होगा, हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 एक जगह और 3 एक जगह तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कितना लिखाएगा, 2x² माइनस का 8x प्लस का 3x प्लस माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से 2 कॉमन होगा, x कॉमन होगा, 2 और x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना चीज़ होगा बताइएगा, यहाँ पर x और आपका माइनस का 4, फिर यहाँ पर 3 कॉमन होगा तो x माइनस का 4 0। अब देखिएगा यहाँ से ये और ये कॉमन हो जाएगा, x माइनस में 4 और यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस में 3 बराबर में 0। कै गो केस उत्पन्न हो जाएगा, 2 गो। एगो यहाँ पर कितना चीज़ होगा, x माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 3 बराबर में 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 4, यहाँ पर 2x बराबर कितना होगा माइनस का 3, x बराबर कितना होगा माइनस का 3/2। तो यानी हमारा कितना मान निकला बताइएगा, तो x बराबर 4 और माइनस का 3/2। सबका आया है इतना आंसर, किसी को दिक्कत? चलिए ठीक है। आइएगा इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपका 4x² माइनस में 3√3x और माइनस का 3 बराबर में 0 दिया हो। इस टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे इसको समझ लीजिएगा। देखिए अभी भी हम एक ही टाइप के क्वेश्चन में पढ़ रहे थे, दोनों तरफ माइनस वाला। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन पढ़ा, दोनों में हमने क्या देखा, इधर भी माइनस था इधर भी माइनस था, एक ही टाइप का क्वेश्चन था। लेकिन उसी टाइप में यहाँ पर रूट वाला हम नहीं पढ़े थे, अब हम किसको पढ़ लेते हैं, रूट वाले को पढ़ते हैं। देखिएगा कहानी सब उसी तरह होगा। पहले हम क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी में गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर कितना है का गुणांक कितना है 4 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, सी कितना है 3 है। तो हम क्या करेंगे 4 गुना 3 करेंगे कितना होगा 12 हो जाएगा। 12 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 6 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 3, यानी कितना गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 3। और हम बताए थे इसको कितने भागों में तोड़ना पड़ेगा 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। अब 2 भागों में तोड़ने के लिए लेकिन अब हमें सोचना ये है कि हमको कितना चाहिए, यहाँ पर रूट भी चाहिए, रूट का 3। क्या हमारे गुणनखंड में रूट 3 आया है अभी? तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमको 3 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे इस 3 को, मुझे पता है जितने भी प्राइम नंबर होते हैं यानी अभाज्य संख्या होता है, अगर हम उसको रूट के साथ 2 बार गुना करते हैं तो अभाज्य संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको 2 लिखना है तो हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं। हमको 5 लिखना है तो √5 गुना √5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 2 बार किसी भी संख्या का गुना किया जाता है तो क्या हो जाता है स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपका क्या स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसके रूट को कैंसिल कर देगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, तो कितना होगा √3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से भी 3 प्राप्त हो जाएगा। यानी जहाँ पे हमारा ये है इसके जगह पर हम क्या सोच सकते हैं √3 गुना √3। अब हम सोचिए, अब हम इसको लिखेंगे इस तरह से कि यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। आइएगा यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 दूना 4 और √3 एक साथ आ जाएगा, और यहाँ पर क्यों √3, तो इसको कीजिएगा सॉल्व तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 √3 और यहाँ पर कितना √3। और आपको बता दिया गया है जब दोनों जगह माइनस होता है तो बीच में क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस होगा यहाँ पर माइनस, अब प्लस माइनस तो 4 √3 में से √3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 गो में से 1 हो जाएगा तो क्या गो 3, मतलब 4 गो में से 1 जाएगा तो 3 गो बचेगा। तो यही तो हमको चाहिए था, तो क्या हमको मिल गया? तो जब मिल गया तो बताइएगा क्या हमारा काम नहीं बन जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x² माइनस का 4 √3x प्लस √3x माइनस का 3 बराबर में 0। अब देखिएगा, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताइएगा। अब हम यहाँ पे, अब यदि हम इस बात को समझ गए हैं तो अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन हो सकता है, x कॉमन हो सकता है, तो क्या बचेगा अंदर में केवल बचेगा x माइनस क्या बच जाएगा √3। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है आपको पता है, 3 है तो इसके अंदर में √3 है। यहाँ पर देखिएगा 3 है तो 3 को कैसे तोड़ते हैं √3 गुना √3, यानी 3 के अंदर में 2 गो √3 है, तो इसमें से 1 √3 नहीं निकल जाएगा बाहर, तब प्लस का हम क्या ले लेंगे √3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा x का माइनस का √3 बराबर में कितना 0। अब देखिएगा यहाँ पर क्या ये और ये दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं है। अब जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस में √3, और यहाँ पर क्या बच जाएगा बताइएगा, यहाँ पर बचेगा 4x प्लस में √3, और यहाँ पर कितना चीज़ हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा 0। क्या अब हम क्या करते थे बताइए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे कि अब इसमें से हमारे पास 2 इक्वेशन माने 2 को केस बनेगा, एक बार उसको भाग करेंगे 0 के साथ और एक बार उसको भाग करेंगे 0 के साथ। आइए देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इससे आगे जब बढ़ेंगे तो देखिएगा, तो हमारे पास कंडीशन होगा x माइनस √3 बराबर में 0 का, दूसरा होगा 4x प्लस में √3 बराबर में 0। तो यहाँ पर कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस का √3 और यहाँ पर देखिएगा 4x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का √3 और x बराबर यहाँ माइनस का √3 बट्टे में 4। अतः बताइएगा x का मान कितना प्राप्त हो गया √3 और माइनस का √3/4। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? तो अब इसको उतार लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया है, आइएगा यहाँ पर समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए देखिएगा कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, जो रूल होता है जो उसी रूल को फॉलो करना होता है। फर्स्ट में हमको यही करना होगा कि वाई स्क्वायर का क्या गुणांक है और यहाँ पर सी क्या है उससे गुना करेंगे। क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का क्या गुणांक है और सी क्या है उससे हम गुना करेंगे। तो देखिए वाई स्क्वायर का क्या गुणांक है, रूट का 7, सी कितना है तो 13√7। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर √7 का स्क्वायर हो जाएगा और √7 से रूट वाला आई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 13 गुना 7 हो जाएगा, कितना होगा 13 7 91 और 91 का गुणनखंड निकालिएगा तो कितना चीज़ हो जाएगा, तो 91 का गुणनखंड निकालिएगा तो 13 गुना 7 यानी 13 गुना 7 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे और यहाँ पर हमको कितना लाना है, 6 लाना है और दोनों जगह माइनस है तो बीच में क्या करेंगे और बाहर में क्या रहेगा माइनस, तो यानी दुइये को है, दोनों में से बड़ा कौन है 13 और यहाँ पर 7, तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है √7 y² माइनस का 13y और प्लस का 7y और माइनस का 13 √7 बराबर में 0, इतना चीज़ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ से इस दोनों में हमको देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में केवल y कॉमन मिला है तो हम क्या लेंगे y कॉमन ले लेंगे, अंदर में क्या बचेगा √7 माइनस का 13, बताइएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस और प्लस के बाद यहाँ पर क्या कॉमन होगा, तो देखिएगा प्लस होगा और प्लस के बाद क्या कॉमन होगा, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से आपका 7 कॉमन √7 कॉमन हो सकता है, क्या होगा √7 कॉमन होगा। तो देखिएगा आप यहाँ पर √7 कॉमन लीजिएगा, अंदर में क्या बचेगा 7 है तो 7 है तो इसमें क्या चीज़ हो सकता है, 7 के अंदर को 7 को √7 गुना √7 लिख सकते हैं, तो 2 गो है तो 1 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, केवल आपका यहाँ पर आपका 1 y रहेगा, यहाँ पर √7 y बचेगा, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिएगा यहाँ 2 गो में से 1 निकलेगा तो 1 रहेगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पर इतना रह जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा केवल 30 और ये कितना हो जाएगा इतना और बराबर में कितना 0। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब इतना मत जल्दी समझ गए तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा ये वाला और ये वाला दोनों साइड कॉमन है कि नहीं, इसको हम बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √7y माइनस में 13 और उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर इसको ढक लीजिएगा तो केवल y बचेगा और जब इसको निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा प्लस का √7 और देखिए बराबर में कितना हो जाएगा बताइए 0। तो फिर से वही कहानी, हमारे पास कितना स्थिति उत्पन्न होगा, 2 स्थिति। एक बार क्या चीज़ होगा √7y माइनस का 13 बराबर में 0, एक बार तुम्हारा y प्लस में √7 बराबर में 0। तो देखिएगा उसके बाद क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर तुम्हारा इतना चीज़ हो जाएगा, ये माइनस है तो आपका कितना चीज़ हो जाएगा प्लस हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या चीज़ होगा, इधर गुना में है तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा भागा में, तो कितना हो जाएगा इतना चीज़। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस का √7 हो जाएगा। तो इतना कुछ कर लीजिएगा तो बताइएगा आपका मान कितना आया बताइए यहाँ पे, अतः बताइएगा अतः x बराबर मान कितना आया, तो x बराबर 13 में √7 और एक बार माइनस का √7, इतना ही है। बताइए किसको किसको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया इस बात को, बोलो जल्दी से, समझ में आ गया ना, चलिए ठीक है। तब इसको क्या कीजिए आप लोग देख लीजिए, तो बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको बनाइएगा। सर जरा देखिए ना यहाँ पे सर, आइए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिएगा बोर्ड पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। हमने इससे पहले टाइप 1 देखा था और टाइप 1 में हमने केवल माइनस वाला देखा था। अब हम टाइप 2 देखेंगे, इसमें प्लस वाला देखेंगे, फिर इसका टाइप 3 आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे प्लस माइनस वाला। यानी गुणनखंड का अगर 3 टाइप आप देख लेते हैं वीडियो या इसको बना लेते हैं तो आपका जितने भी गुणनखंड वाला होता है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक पहला टाइप में हमने देखा दोनों तरफ माइनस है तब कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम टाइप 2 में देखेंगे कि अगर दोनों तरफ प्लस रहेगा तो कैसे करते हैं। आइए समझते हैं, चाहे कैसे भी करना होगा, लेकिन इस बात को आप जरूर याद रखिएगा
कि जो नियम है वही नियम लगता है। सबसे पहले इसका इससे गुना तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 का गुणनखंड निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिएगा इसको हमको तोड़ना है, और हमने बताए थे कि आपके दोनों तरफ माइनस रहे या दोनों तरफ प्लस रहे, तो बीच में हम क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। क्या लिखा जाएगा, प्लस ही लिखा जाएगा। तो सोचिए किस तरह इसको लिखें दो भागों में तोड़कर कि जोड़े तो इसका 6 आ जाए। तो देखिएगा एक बार में इसको लिख दें और इधर एक साइड में लिख लें, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस में 2, 6 आ गया। यानी हमारा काम बन जाएगा 2x² प्लस का 4x प्लस का 2x और प्लस का 4। अरे बात नहीं कीजिए, यहाँ पे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो इसमें से क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 के अंदर में 2 है कि नहीं है, या फिर ऐसे कर लीजिए 2 से इसको भाग दीजिए, क्या लग रहा है, लग जाएगा। तो 2 बार में यहाँ पर 2 ले लेंगे, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, x कॉमन ले लेंगे। तो इसके अंदर में कितना बचेगा, देखिए 2 निकल गया, 2 गो x में से एगो x निकल गया, तो केवल x बचेगा। यहाँ पर 4x है, तो यहाँ में से x निकल गया, 4 गो में से 2 गो निकल गया, तो एगो बचा केवल 2। फिर यहाँ पर देखिएगा, इसमें देखिए तो एक ही साइड x है, इधर x नहीं है, तो x तो कॉमन निकलेगा नहीं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, क्या 4 के अंदर में 2 है ना, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या चीज़, यहाँ पर x प्लस में 2 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका इतना, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो देखिए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है। अगर हम दोनों को क्या करते हैं, खींच लेते हैं इधर साइड में, तो यानी x प्लस 2 अगर खींच लेते हैं यहाँ पर देखिएगा, मैंने सोचिए ये वाला को और ये वाला को खींचते हैं, तो कितना बचेगा, देखिएगा इतना बाहर आ गया। तो फिर से जैसे बाहर निकलेगा, अभी घर के बाहर जाएगा तो दीवार खड़ा होगा। अब इधर से इसको निकाले हैं तो क्या बचा, इधर 2x बचा, इधर से इसको निकालिएगा तब प्लस का कितना बचेगा 2, और ये 0 बराबर कितना है। अब आपके पास 2 स्थिति होगा, आपको पता ही है, एक बार x प्लस 2 बराबर में 0 और एक बार 2x प्लस में 2 बराबर में 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर रहेगा माइनस, और यहाँ पे आपका क्या चलेगा माइनस का 2, और यहाँ पर माइनस का 2 बटे में 2 काटिएगा तो 1 हो जाएगा माइनस का, यानी x बराबर कितना माइनस का है। तो बताइए आपका मान कितना हो गया, अतः x बराबर कितना होगा, माइनस का 2 माइनस का 1। पहले बताइए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिएगा उसी तरह यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर देखो, यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन टाइप 2 का दूसरा है, लेकिन अपने आप में क्या है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा तो ये देखिएगा, जब भी आपको बट्टा में दे देगा तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या हम इसका बट्टा का जोड़ बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बट्टा का जोड़ बनाते हैं। आइए इसका बट्टा का जोड़ बनाते हैं। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा 8, इधर 0, ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16x² प्लस में आपका 8x हो जाएगा, अब प्लस में 1 और 0। बताइए बट्टा का जोड़ करने में किसी को दिक्कत नहीं होगा ना। अब ये इधर भागा में तो उधर जाके गुना में, तो 16x² प्लस का 8x और प्लस का 1 और 0 गुना 8। तो 0 गुना 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। अब हमारे पास आ गया ये वाला द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सेम उसी तरह से x² का गुणांक कितना है 16 और c कितना है 1 है, तो 16 गुना 1 करोगे तो कितना होगा 16 होगा, और 16 का तोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, और फिर 8 को 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 2, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। आपको पता है इसको 2 टर्म में लिखना है, कितना करना है आपको 2 बार में लिखना है इसको। तो आपको पता है कि दोनों जगह प्लस है तो बीच में भी प्लस रहेगा। तो सोचिए इसको किस तरह से 2 भाग में बांटे कि जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हो जाए, कितना प्राप्त हो जाए 8 प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 4 कर दें, 2 गुना 2 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 करोगे इधर और 2 गुना 2 करोगे इधर, तो 4 + 4 हो जाएगा। तो बताइए तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं
यहाँ पर लिख सकते हैं कि 16x² प्लस का 4x, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर एक और कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस का 1 बराबर में 0। बताइए इतना लिख सकते हैं। तो देखिएगा जैसे आप इतना लिखिएगा, अब इसमें कॉमन निकालना है, तो क्या हमको कॉमन निकालने नहीं आता है? हमको तो कॉमन निकालने आ जाता है। यहाँ पर देखिएगा पहले दो में से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, तो 16 के अंदर में 4 है, 4 गुना 4, तो यहाँ पर क्या निकलेगा 4x कॉमन निकलेगा। अंदर में क्या बच जाएगा बताइएगा, अंदर में बच जाएगा यहाँ पर बचेगा 4x, और उसके बाद प्लस, अब बच क्या जाएगा बताइएगा, रेड वाला में क्या बच जाएगा केवल और केवल 1। यहाँ पर देखिएगा फिर आपका कितना है प्लस है, तो प्लस, अब फिर देखिएगा इसमें से हमको कॉमन निकालना है, तो देखिएगा क्या कॉमन है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, कहानी खत्म। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, लेकिन क्या 4 के अंदर में 1 है, 4 गुना 1, तब कितना कॉमन लेंगे बताइएगा 1। और जिससे कॉमन लेंगे तो बताओ रेड वाला में जैसा है वैसे ही रह जाएगा, लेकिन और यहाँ पर भी क्या रहेगा 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 गुना 1 ही होगा, और ये तुम्हारा इतना चीज़ हो जाएगा। बताइए पहले बताइए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया ना? तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिएगा ध्यान से, और यहाँ पर ये देखिएगा, ये यहाँ पर सेम है और यहाँ पर दे, इसको जब खींचिएगा तो खींच कर जब बाहर लाइएगा तो आपका कितना बचेगा 4x प्लस में 1 बाहर आ जाएगा। तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ से अगर इसको ढकिएगा केवल 4x बचेगा, इधर से इसको निकालिएगा तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, और बराबर में कितना 0 होगा। अब देखिएगा, अब फिर से स्थिति आपके पास कितना दो स्थिति उत्पन्न होगा कि 4x प्लस में 1 बराबर में 0, और फिर तुम्हारा 4x प्लस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए, तो 4x बराबर प्लस है तो उधर जाके माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो इधर जाके माइनस, तो यहाँ पर x इधर 4 गुना में है तो यहाँ पर आपका भागा में हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी 4 गुना में है तो यहाँ पर माइनस का इतना। अतः बताइएगा, अतः x का मान कितना प्राप्त हो गया -1/4 और -1/4। बताइए सब किसी को समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, बोर्ड पर लिखा गया है, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे क्वेश्चन। ठीक है, आइए इसको समझते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं देखिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। देखिएगा एक ही नियम है, सबसे पहला नियम कि x² का गुणांक क्या है 4, c कितना है 3, तो इसको और इसको गुना करेंगे, 4 गुना 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 को अब तोड़ो, गुणनखंड करोगे तो कितना होगा, तो तुम्हारा 6 हो जाएगा, फिर 2 करोगे 3, यानी 2 गुना 2 गुना 3। अब हम इसको कितने भाग में तोड़ते हैं 2 भाग में, लेकिन यहाँ पर क्या है रूट भी है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको हम 2 को में तोड़ देंगे, √3 गुना √3। अब देखिएगा हमको यहाँ पर सब जगह जोड़ है, तो बीच में कितना आएगा, क्लियर है कि जोड़ ही आएगा, यानी दोनों को हमको क्या करना है जोड़ना पड़ेगा। बचा कितना है 2 बचा है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2√3 और 2√3 लिख सकते हैं। तो इसको 2 दूना 4 और 3 गुना √3 गुना √3 3 आ गया, तो 4 × 3 = 12, यानी यहाँ पर देखिएगा आपका कितना लिखाएगा 4x²। देखो बोर्ड पर नहीं तो आप कूट देंगे कस के। यहाँ आप देखो कितना चीज़ हो जाएगा 2√3x प्लस 2√3x, और क्या बच जाएगा आपका यहाँ पर 3 और 0। बताइए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए इतना बात अगर ये समझ में आ गया, अब हमको क्या करना है, पहला स्टेप में हमको ये सोचना है कि x² का क्या कोई गुणांक है, इधर c कितना है, इसको गुना करके गुणनखंड करके 2 भाग में तोड़ देना है, कैसे भी करके प्लस माइनस करके यहाँ दिया हुआ संख्या हमको प्राप्त कर लेना है, प्लस 2 भाग में तोड़कर प्लस माइनस करके दिया हुआ संख्या हमको प्राप्त कर लेना है।
उसके बाद जो दूसरा स्टेप आएगा कॉमन लेने का, तो प्रथम दो में से कॉमन लेंगे तो देखिएगा यहाँ तक ले, यहाँ देखिए यहाँ पर 4 है तो 2 गुना 2 में हो सकता है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 4 गुना 4 होगा ना, तो जब 4 गुना 4 होगा तो उसमें से 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर 2 निकलेगा। यहाँ √3 है, यहाँ पर √3 है, या कोई उपाय बन रहा है, नहीं बना, तो √3 खत्म हो। यहाँ पर 2 गो x है, यहाँ पर क्या गो x है, तो कम से कम दोनों में से एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है ना, तो एगो तो बाहर निकलिए हुए करेगा, अंदर में कितना बच जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, इससे भाग करके देख लीजिए, 4 गो है तो 2 से भाग कीजिएगा तो 2 गो में से एगो निकल जाएगा तो एगो, फिर देखिएगा प्लस है तो प्लस, यहाँ से यहाँ से 2 है तो 2 कॉमन निकल जाएगा, x है तो x कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या थे √3, फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसका बारी आएगा, किसका बारी, अब आप देखेंगे कि इसका बारी, इसमें देखिएगा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, कोई गुणनखंड नहीं निकल पाएगा, यहाँ पर √3 है और यहाँ पर 3 है, तो आपको पता है कि √3 है, यहाँ पर 3 है, 3 के अंदर में √3 गुना √3 हो जाएगा, 2 गो √3 होगा, तो हम क्या ले लेंगे √3 कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो क्या x कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर देखिएगा, तो इससे बाहर निकलेगा, अंदर में क्या बच जाएगा बताइए, यहाँ से √3 केवल कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ से 3 है, तो प्रत्येक अभाज्य संख्या के अंदर में 2 गो रूट में रहता है संख्या, तो इसके अंदर में √3 गुना √3 होगा, एगो निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एगो बचेगा, और ये आपका इतना चीज होगा बराबर में 0, बराबर में कितना बचेगा 0। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिएगा यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम, रेड वाला देखिए दोनों जगह रेड वाला सेम है कि नहीं है, तो दोनों रेड वाला, यहाँ पर भी रेड वाला जो अंक है, यहाँ पर भी रेड वाला अंक है, दोनों एक जैसा है कि नहीं है, तो इस दोनों को क्या करेंगे बाहर खींचते हैं, तो जैसे बाहर खींचेंगे तो सोचो क्या होगा, इतना चीज आएगा। अब देखिएगा इतना जब निकल जाएगा तब बचेगा कितना चीज, केवल इधर बचेगा 2x बचेगा, कितना बचेगा बताइए, यहाँ पर क्या बचेगा 2x बचेगा, और बोलिएगा जब यहाँ पर 2x बचेगा, अब इसमें और क्या बचेगा, इधर से इसको कॉमन है, केवल कितना बचेगा √3, और उसके बाद क्या हो जाएगा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा बताइएगा 0। तो आपके पास 2 स्थिति होगा, कितने स्थिति 2, एक बार 2x प्लस में √3 बराबर में 0, और फिर यहाँ पर 2x प्लस में √3 बराबर में 0, इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, यह माइनस का √3 हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिएगा तो माइनस का √3 हो जाएगा, यहाँ पर x और 2 गुना में है तो माइनस का √3 बट्टे में 2, यहाँ पर भी सेम कहानी है तो माइनस का √ बट्टे में 2। तो बताइएगा अतः बताइएगा x बराबर कितना मान हो जाएगा, माइनस का √3/2 और माइनस का √3/2, और ये आपका क्या चीज़ होगा आंसर। बताइए किसी को दिक्कत है, सबको समझ में आ गया ना, चलिए इसको देख लीजिए और उतार लीजिए। बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया है, उसको बनाइएगा, थोड़ा जूम कर दिया जाता है ताकि आपको दिखाई दे क्वेश्चन। अब इतना काफ़ी है जो, आइए हम लोग इसको बनाते हैं, पर्याप्त समय आप लोगों को दे दिया गया था बनाने के लिए। आइए अब हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा बोर्ड पे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेम नियम लगेगा, x² का गुणांक कितना है √3 है, यहाँ पर कितना है c कितना है 7√3। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे, यानी √3 का गुना 7√3 में, तो देखिएगा गुना कीजिएगा तो 7 और √3 है तो कितना हो जाएगा, तो 7 गुना में √3 गुना √3 का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपका कितना होगा 7 गुना 3 यानी 7 त्रिका 21। अब 21 का क्या निकालेंगे गुणनखंड, कै बार में लगेगा, इतना ही लगेगा। अब हम इसको 3 गुना 7 को इस तरीक़े से लिखना है कि देखिएगा जोड़ है तो जोड़ ही कराना है, तो इसमें दुइये को है ही, तो क्या 3 + 7 या 7 + 3 कोनो भी रखिएगा ना, आपका आंसर एग्जैक्ट सही आएगा। या आप 3 + 7 रखिए या 7 + 3 रखिए, आंसर आपका वही प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ में क्रमविनियता का नियम का पालन होता है।
ठीक है। यहाँ बात देखिएगा, आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा यहाँ पर √3x² प्लस का 7x, आप प्लस का आपका कितना चीज़ हो जाएगा, प्लस का 3x, और यहाँ पर फिर प्लस का कितना 7√3 बराबर में 0। बताइए इतना बात लिख लेंगे। तो जैसे लिखेंगे, अब देखिएगा इसमें क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर देखिएगा x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 7 है। अंकों में तो कोई कॉमन नहीं आने वाला है। कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर x² है और यहाँ पर कितना x है, तो यानी 2 x है, यहाँ पर 1 x है, 1 x कॉमन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 7 है, कोई इसका गुणनखंड नहीं है, तो नहीं है तो क्या कॉमन, क्या अब क्या क्या बच गया, उसके बाद बच गया यहाँ पे √3x बचा, प्लस का कितना बच गया 7, प्लस का कितना बच गया 7। फिर देखिएगा अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा x है, यहाँ पर x नहीं है, x का कहानी खत्म। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं, तो 7 का भी कहानी खत्म। यहाँ पर 3 और √3, और हम पहले से जान चुके हैं कि जो भी अभाज्य संख्या और रहता है वो अपने का स्क्वायर, अपने का रूट अंडर का क्या होता है, गुणांक होता है। यानी 3 है तो इसके अंदर में कै गो √3 है, 2 गो, और इधर कै गो है 1 गो, तो 1 गो निकल जाएगा कॉमन, यानी प्लस का √3 कॉमन लेंगे। और जैसे √3 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा बताइएगा, अंदर में बचेगा आपका यहाँ से √3x बचेगा, आप प्लस में कितना बचेगा 7, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, और उसके बराबर क्या चीज़ होगा 0। अब देखिएगा इसमें देखिएगा तो दोनों जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है √3x प्लस में 7, √3x प्लस में 7, दोनों जो ब्लैक कलर का लिखा हुआ है वो सेम है कि नहीं है, तो हम दोनों को पकड़ के क्या करेंगे, खींचेंगे बाहर। तो जैसे बाहर खींचेंगे तो क्या बचेगा, आप खुद ही ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे √3x प्लस में 7, और ये आप खुद देखिए कि यहाँ पर अब क्या बचेगा, इसको रख लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर केवल x बचेगा, केवल कितना बचेगा x। फिर इसको ढक लीजिए, क्या बचेगा √3 बचेगा, और ये आप क्या कहते हो ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब बराबर में कितना चीज़ हो जाएगा, बताइए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 को स्थिति होगा √3x प्लस में 7 बराबर में 0, और x प्लस में √3 बराबर में 0। तो इधर क्या होगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और फिर इधर गुना में है तो भागा में हो जाएगा। फिर इधर देखिएगा ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा बताइएगा, अतः x का मान कितना हो जाएगा -7/√3 कॉमा माइनस का √3। बताइए यही आपका क्या चीज़ होगा, आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, चलिए देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप 3 क्वेश्चन, बोर्ड पर लिख दिया गया है, उसको जूम कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा समय दिखाई दे स्पष्ट तरीके से। और ये क्वेश्चन आप क्या कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए और बनाइए। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको बनाइएगा तो आपको क्या होगा, उसी तरह कहानी है, सेम कहानी है। x² का कितना है गुणांक 2 है, और इधर c कितना है आपका 3 है, तो 3 दूना 6, और 6 का क्या कीजिएगा गुणनखंड निकालिएगा, तो कितना हो जाएगा, इतना चीज़ आएगा। यानी 6 का गुणनखंड आपका हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। हमको कितना लाना है, यहाँ पे 5 लाना है, तो 5 लाना है, और इधर क्या प्लस और माइनस है। आपको बता दिया गया था जब प्लस माइनस रहता है तो बीच में क्या चीज़ में आएगा, तुम्हारा माइनस में आता है। क्या चीज़ में आता है, माइनस में। प्लस का एक ही स्थिति है, कब, जब दोनों माइनस में हो और दोनों प्लस में हो। तो अब इन माइनस में होगा तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस का 3 और फिर माइनस का 2 और प्लस का 3 बराबर में 0। इससे क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो x कॉमन हो जाएगा तो आपका कितना चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x माइनस का 3, फिर यहाँ पर आप माइनस कॉमन लीजिएगा 2, माइनस कॉमन लीजिएगा 1, तो क्या बच जाएगा, तो 1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 2x कितना आएगा 2x प्लस में 3 माइनस का 3 और बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा फिर से यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये वाला और ये वाला कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस माइनस का 3
और इधर क्या बच जाएगा बताइएगा, यहाँ पर x माइनस का 1 और बराबर में कितना 0, दो गो स्थिति उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x माइनस में 3 बराबर में 0, x माइनस 1 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिएगा 2x बराबर है माइनस में तो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा आपका अभी कितना हो जाएगा प्लस का 1। तो x का मान निकल गया, बताइए x का मान कितना निकल गया बताइएगा। अतः x का मान कितना निकला, एगो 3/2 और 1। बताइए इतना बात समझ में आ गया। चलिए चलिए आज का लेक्चर का ये अंतिम क्वेश्चन है गुणनखंड विधि का द्वारा हमने जितना भी पढ़ा उस सब पे क्या चीज़ हो, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। और एक वीडियो में मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा गुणनखंड विधि से हमने पूरा गुणनखंड विधि के द्वारा जितना भी सॉल्यूशन करना था हमने देख लिया। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए अंतिम जो क्वेश्चन है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखने के बाद देखिएगा हम इसको तोड़ने का सेम कहानी है। अभी भी यहाँ x² का गुणांक क्या है 3 है, इधर कितना है